नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक सीट 400 सीट पर मानो भारी पड़ रही है। अयोध्या में मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं करा पाई थी सरकार, चुनाव आयोग कहना चाहिए। और बड़ी चर्चा हुई थी कि आखिर उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा की सीट है और उनमें भी 9 पर चुनाव हो रहे, 1 पर चुनाव नहीं हुआ। लेकिन अब दिल्ली चुनावों के साथ मिल्कीपुर सीट पर भी चुनाव होगा। और ये एक सीट 9 सीट पर कैसे भारी थी, कैसे 400 सीट में ये एक महत्वपूर्ण सीट है। और इस चुनाव में, दिल्ली चुनाव के साथ होने जा रहे इस सीट के चुनाव से उत्तर प्रदेश की सियासत पर क्या कुछ आप रंग देख पा रहे हैं। पूरे देश के जो आम लोग हैं, राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले जो दर्शक हैं, उन सब के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। अपर्णा दीक्षित बीजेपी की प्रवक्ता, धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार और सुरेंद्र दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्तारूढ़ दल इस वक्त 9 जो सीट है उन पर हुए चुनाव परिणाम के नतीजों से निश्चित रूप से उत्साहित है, तुलनात्मक रूप से। तो अपर्णा जी, अब मिल्कीपुर में क्या तैयारी? अपर्णा जी, आप अपना ऑडियो ऑन करें प्लीज। नमस्कार मैम, आपने बुलाया। सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, अयोध्या में ये जो 9 सीटों पर चुनाव होना था, एक रह गई थी क्योंकि चुनाव याचिका के कारण। दूसरा ये है, जैसे ही याचिका हटी वैसे ही उन्होंने मिल्कीपुर को हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें कई आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आपको सुन पा मीना रहे जी, हैं, आपको आप आवाज आ बोले। रही? हाँ, तो पता है, मैं आपको बता दूं कि हमारे लिए ये सीट टफ क्यों नहीं है। उसके पीछे का कारण है वहां के मतदाता। वहां है मतदाता 3,40,820 कुल मतदाता हैं जो वोट डालेंगे। वहां जातियों के आंकड़ों की बात करें तो करीब 60,000 मतदाता ब्राह्मण है, 55,000 यादव हैं, 55,000 पासी हैं, 50,000 दलित हैं, 30,000 मुस्लिम हैं और 25,000 राजपूत हैं। अगर जातिगत आंकड़ों से देखा जाए मैम, तो आप देखेंगे कि हमारे लिए सीट फंसी हुई नहीं है। जैसे हमारे लिए अन्य उपचुनाव की सीट 8 थी, यहाँ पर चुनाव में हम 7। तो आप देखेंगे कि इस बार ये मिल्कीपुर सीट है, इसको भी हम निकालने में कामयाब हो जाएंगे क्योंकि ये हमारे पक्ष की सीट है। और यहाँ का जो विधानसभा का जो जातीय आंकड़ा है, उसके हिसाब से भी देखें तो हमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो सपोर्ट करने वाली विचारधारा है, उसका तबका अधिक है। दूसरा मैम, हमारे लिए कोई भी सीट हो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहां की जनता को रोजगार, वहां की जनता को, वहां की महिलाओं को स्वावलंबी, वहां के युवाओं के लिए रोजगार, भले ही छोटे लोग लघु उद्योग हो, बड़े बड़े लघु उद्योग हो, या फिर वहां सरकारी नौकरी देने का हो, या फिर अन्य अन्य माध्यमों से रोजगार देने का हो, अन्य अन्य योजनाओं में। अच्छा, दूसरा ये है कि भले ही पीडीए का आप नारा लगाएं, लेकिन जनता को एक चीज समझ में आई है कि आपने लोकसभा चुनाव में झूठ बोला था। न तो संविधान खतरे में है, आपका संविधान का खतरा जो नारा था वो भी गलत हो गया। पीडीए की जो आप चिंता करते थे, अन्य अन्य आपने देखे होंगे, अयोध्या रेप कांड देख लो, या फिर कन्नौज देख लो, या फिर आप देख लो बहराइच का। तो आप अपनी सेलेक्टिव राजनीति करते हैं, इसलिए लोगों को समझ में आ गया कि सेलेक्टिव राजनीति बहुत अधिक नहीं चलेगी। जनता को विकास कार्यों की तरफ लाना चाहिए और उसकी तरफ अग्रसर होना चाहिए। यही मेन मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का। आप भले ही जातियों में बांट दें तो समाज को, लेकिन ये समाज जातियों में विभाजित होने वाला नहीं है। एक एक समाज का जो आंकड़ा आपने पेश किया है, दरअसल तो हर विधानसभा और लोकसभा की सच्चाई वो गणित है। और वो गणित जो है वो आपके सामने स्पष्ट है। बीजेपी तो चुनाव जीतती उस गणित से है कि कैसे उस गणित को सही, जो पासे हैं उनको बैठाना है, सही कैलकुलेशन करनी है गणित में। बीजेपी की जो कैलकुलेशन है वो जितनी परफेक्ट है, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी बड़ी मुस्कुरा रही हैं आप, लेकिन आपकी गणित उतनी अच्छी है नहीं आज की तारीख में। जी मीना जी, नमस्कार पूरे पैनल को मेरा। मैं मुस्कुरा इस बात से रही हूँ कि अपर्णा जी की पूरी पार्टी जिन जातीय जनगणना के विरोध में खड़ी है, उन्होंने पूरी स्टार्टिंग पे जातियों की गणना को ही बताया, लेकिन जब जाति जनगणना की बात आती है क्योंकि वहां पे मत प्रतिशत हमारा है मैम। ठीक ठीक, प्लीज प्लीज। अब आप देख पाती है मीना जी, हंसी क्यों आ रही थी कि जनता से जब मतदान चाहिए तब तो जाति आपको बंटवारा दिखता है, लेकिन जब उनको हक और हुकूक देना है तो आपको जाति जनगणना नहीं करवानी है। कितना अपने अपने मसले की राजनीति करने में कितनी धूर्तता से लोग चालाकियां कर जाते हैं, और उसके बाद भी इनको लगता है कि जनता को रोजगार,
मुख्यमंत्री जी ने कहा मिल्कीपुर मैम जिताएंगे तो धूर्तता क्या विकास का होती है? काम मैम होगा। मुझे इंटरप्ट करना होगा। देखिए भाषा का नियंत्रण बड़ा संयमित रूप से बोलना चाहिए, किसी भी प्रवक्ता धूर्तता हो या मैं आपके लिए आपके कभी नहीं सदन बोलती। में आप अपर्णा लोग जी, भाषाई धूर्तता मर्यादा क्यों? हम लोग धूर्तता नहीं क्यों? समझे। अपर्णा जी थोड़ा धूर्तता सुनिए, क्यों? थोड़ा धूर्तता का सुनिए। मतलब चालाकी होती है, चालाकी का मतलब कनिंगनेस होता है, कनिंगनेस का मतलब जो आप लोग करते हैं। और बताओ हाँ हाँ, पर्यायवाची, धूर्तता का मतलब सब समझते हैं या दर्शक समझ रहे नहीं नहीं होंगे? अपर्णा जी, पर्यायवाची बताओ आपको। थोड़ा सा रुकिए अपर्णा जी, थोड़ा सुनिए ना प्लीज, प्लीज। नहीं नहीं इनको देखिए ये पर्यायवाची शब्दों की बता गरिमा देती हूँ मैं, रखेंगी तो मेरा मैं भी भी काम है। रखूंगी ना फिर वो डिबेट मेरे की ऊपर गरिमा। अपर्णा छोड़िए मैं ना, आप वो मेरी जिम्मेदारी है, अपर्णा वो मेरी जिम्मेदारी है। अपर्णा जी आप मेरे ऊपर अपर्णा छोड़िए। जी जी अपर्णा जी डॉक्टर भाषा साहब की बोलिए। टीचर हूँ, हिंदी साहित्य और व्याकरण पढ़ाती हूँ, आपको सारे व्याकरण के पर्यायवाची बता दूंगी, धूर्तता के और चलिए एक सबके। दिन क्लास लेने चलो आ जाएंगे और पूछ लेंगे। बिल्कुल स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी बात जो कर रही थी कि अपने हिसाब से अपने अनुसार अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मेरे ख्याल से या संविधान के हिसाब से वो सबके मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अगर वो जनता से ये कहते हैं कि उपचुनाव में जिताइए विकास के काम करेंगे, उसके पहले मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे? तो इसका मतलब इनको मात्र चुनाव जीतने और हारने पे विकास का काम करना है, उसके न पहले न उसके बाद। मीना जी हंसी इस बात की है, संविधान ने दो चीज बनाई, एक चुनाव लड़ने के बाद कोई जीतेगा सरकार बनाएगा, दूसरे लोग विपक्ष में रहेंगे प्रश्न खड़ा करेंगे। लेकिन राजनीति में कितना कुछ बदलाव आ गया, जिनको काम करना है वो अपने कामों पे कोई बात करता ही नहीं है और सारे प्रश्न विपक्ष जी में करता है। जी हंसी इस बात की आ जी। रही थी। और मिल्कीपुर चुनाव आज हो रहा है, जो अब होगा उसकी बात, जो वन नेशन वन इलेक्शन पे अपनी पीठ पे ढोल ये बजाते तो हैं। पुरानी बात हो गई, ये तो पुरानी नहीं उस बात हो बात गई को डॉक्टर लाना सुजाना बहुत श्राव। जरूरी है, आगे क्योंकि ये बढ़ते लोग हैं, जो ढोल आगे पीटते हैं वो मुझे बढ़ते हैं। 10 ये सेकंड पुरानी दीजिएगा बात हो प्लीज। गई, इतिहास हो गया। जिस दिन 9 विधानसभा चुनाव के तारीखों का मैं ऐलान आपके साथ चुनाव थी आयोग ने किया था, जी। उस दिन ये बहस शुरू हुई थी। चुनाव खत्म होने के साथ साथ ये बहस तो खत्म हो गई। अब बात ये है कि एक सीट पर चुनाव हो रहा है। पूरी तरह से विफल है भारत सरकार और चुनाव आयोग वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा को मूर्त रूप लाने में। ये तो उसी दिन तय हो गया था कि अभी संभव नहीं है, अभी दूर की कौड़ी है। लेकिन आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार विकास का नारा सिर्फ चुनावों से पहले और चुनावों के बाद देती है। अगर चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी विकास का नारा देती है, तो मुद्दा ये है धर्मेंद्र कुमार सिंह जी कि उत्तर प्रदेश की जनता विकास के नारे के साथ चलेगी या फिर विपक्ष के साथ। देखिए डॉक्टर मीना जी, अभी आपके सभी पैनलिस्टों को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये सही है कि किस तरह से जो चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव जो घोषित हुआ मिल्कीपुर का, उत्तर प्रदेश का एक इकलौता चुनाव, जो डॉक्टर सुधा जी कह रहे थे वो नेशन वन इलेक्शन पीछे छूट गया, चूंकि वो खुद ही सिद्ध कर रहा है इलेक्शन कमीशन कि जब हम 10 विधानसभाओं के एक चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, 4 राज्यों के एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, तो वो दूर कौड़ी। ठीक बात। दूसरी बात देखिए, चुनाव जो मिल्कीपुर का है उसमें ये तय होना है कि किस तरह से जो भाग रहे थे, जो लोग भाग रहे थे, उनको अंततः संसद जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत चुनाव लड़ने आना पड़ा। किस तरह से हम तो पहले से तैयार बैठे थे, हमारे जो 414 बूथ है सब पर हमारा कार्यकर्ता पहले दिन से फर्स्ट डे से काम कर रहा था। हम समीकरण की बात नहीं करते हैं, हम जनता के बुनियादी सवालों की बात करते हैं, जनता के हक हुकूक की बात करते हैं। और जो लगातार सरकार में है, वो जो वादा करके लगातार अपने वादे से मुकर गए हैं, उसकी बात करते हैं। उसी को लेकर के एक-एक कार्यकर्ता जनता के बीच में है, जनता के सवालों को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। 2022 में करीब 48% वोट हमको मिला था, समाजवादी पार्टी के श्री अवधेश प्रसाद जी को। 2024 के उपचुनाव में भी देखा और वोट बढ़ गया। जिस तरह से वहां अंतर मार्जिन बढ़ गया था, बड़े मार्जिन से जीते थे। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जातीय समीकरण वो लोग बनाते हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया है। ये सही है मिल्कीपुर में कि सरकार, जी हाँ, सरकार एक लंबी फौज मंत्रियों की जी मिल्कीपुर में लगा रखी है, जी लेकिन उनके जी। मंसूबे सफल नहीं होंगे। मंत्रियों की फौज से मंत्रियों जनता की के बीच जा रहे, लंबी जनता, फौज, इसका मतलब क्या हाँ, है? जनता, मतलब क्या है मंत्रियों की लंबी फौज? इस बात का मतलब क्या है प्रमोद गोस्वामी जी? वाकई में एक सीट पर सरकार इतनी ताकत झोंक सकती है, झोंक रही है, झोंकनी चाहिए? मीना जी, असल में ये सीट कई मायनों में बड़ी महत्वपूर्ण है और समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों के लिए ये प्रेस्टिजियस सीट है। इसलिए सारे अपने जितने भी कील काटे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं और वो कोई कोर कसर इस सीट के लिए छोड़ेंगे भी नहीं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, आप देखिए कि चूंकि अयोध्या की सीट है, लोकसभा सीट के,
तो वो अयोध्या जो भारतीय जनता पार्टी के लिए फर्श से और जो अर्श तक जो है ले जाने का काम किया, और वहां पर लोकसभा के चुनाव में सांसद भी हारा और ये विधानसभा मतलब अवधेश प्रसाद जी लोकसभा सीट जीत गए, लल्लू सिंह जी हार गए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा शॉकिंग था और होना भी चाहिए कि जो जहां आपका एक आधार था, जहां आपने मंदिर बनाया, जहां चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी ने वहां आके निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, फिर भी उसका उद्घाटन किया और ये एक संदेश देने की कोशिश की कि हमने अपने कमिटमेंट को पूरा किया है। उसका मकसद सिर्फ चुनावी मकसद था। तो लेकिन उसके बावजूद ये हार गए। तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए सबसे ज्यादा अगर प्रेस्टिजियस है तो यही सीट है। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सीटें हैं, चाहे लोकसभा विधानसभा ले लीजिए, इस समय मिल्कीपुर उनके लिए नाक का बाल बना हुआ है। नाक का सवाल है, बिल्कुल। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए भी कम चिंता का विषय नहीं है। हालांकि 8-9 बार वहां से अवधेश प्रसाद जी जीतते रहे हैं और इस बार उनके बेटे को ही टिकट दिया गया है, और जो वहां के जातिगत समीकरण हैं वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, और शायद इसीलिए कि चाहे वो मंदिर आंदोलन रहा हो जब अपने पीक पर था, और चाहे उसके बाद इतने लोकसभा चुनाव रहे हों, लेकिन अवधेश प्रसाद चुनाव जीतते रहे हैं अयोध्या से। तो वो जातिगत समीकरण ही है, और इससे भले ही कोई कुछ भी कहे कि जाति से कोई मतलब नहीं है, जाति की राजनीति करने से समाज कमजोर होता है, देश कमजोर होता है, लेकिन करते सब वही है। ये सिर्फ जनता को, हमें आपको बेवकूफ बनाने का एक उपक्रम है कि वो जातिगत ये सारी चीजें। तो वो इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर उस सीट को ये बचाए रखें। जिस ढंग से अभी बर्क साहब की जो सीट वहां हारी, तो जो कि मुस्लिम बाहुल्य था, तो फिर यहाँ सवाल एक ये आ जाएगा कि अगर जातिगत समीकरणों को देखें तो जातिगत समीकरण तो बर्क साहब की सीट पर भी थे, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी ने शिकस्त दे दी, साथ में जीत ली। तो वो इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत ही चिंता का विषय है, और वो भी अपनी पूरी ताकत लगाए हैं। और जब नाक की बात हो तो फिर पूरा मंत्रिमंडल भी लगा दें, वो मुख्यमंत्री भी लगे हुए हैं, बराबर वहां का दौरा कर रहे हैं, वहां कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां जाएंगे भी। तो वो एक स्वाभाविक है, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती है कि मंत्रिमंडल लगाएं या न लगाएं, ये उनका अपना रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है मीना जी, क्योंकि अगर ये सीट जो 9 बार से ये जीतते रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट उनसे छीन ली, जैसी बर्क से सीट छीन ली, तो उसका एक मैसेज तो निश्चित रूप से एक अगेंस्ट सपा जाएगा। अब बात ये है कि ये मैसेज देने में सफल कौन होता है। एक बार 9 बार से लगातार सीट जीत रही पार्टी है, और दूसरी तरफ सत्तारूढ़ पार्टी जिसके नाक का प्रश्न अब बना हुआ है। नाक का प्रश्न बनना लाजमी भी है, क्योंकि जिस राम मंदिर के मुद्दे पर 2 लोकसभा में सीट से, संसद में 2 सीट से पूर्ण सत्ता की तरफ पहुंचे बीजेपी, उस राम मंदिर की जो एक तरह से जो पूरी की पूरी जो वो जो जगह है, वहां पर अगर चुनाव बीजेपी नहीं जीतती है, उस मुद्दे पर जो बीजेपी वहां उत्तर प्रदेश की सियासत में एक सीट 400 पर भारी हो जाती है। सुरेंद्र दुबे जी, बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। प्रमोद गोस्वामी जी की बात हम सुन रहे हैं, जो गणित है जातियों का वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है, और सत्तारूढ़ दल की ताकत इसीलिए ज्यादा लगी हुई है। सुरेंद्र दुबे जी, आप अपना ऑडियो ऑन करें प्लीज। हाँ मीना जी, मैंने प्रमोद गोस्वामी को भी सुना और बाकी सबको भी सुना। मुझे लगता है कि देखिए, क्योंकि एक सीट का चुनाव है तो जाहिर है सरकार पूरी ताकत लगाएगी, और चुनाव है, ये पार्टी का निर्णय होता है, चाहे पूरी ताकत लगा दे या एक भी आदमी ना भेजे कि हम घर बैठे जीत जाएंगे। लेकिन स्टेज जो दांव पर, तो वो भाजपा की सत्ता है, भाजपा की मतलब तय होगा कि वो कैसे हार गए या जीत गए।
और वही दोनों इधर क्या कहते हैं अखिलेश यादव के लिए भी है, क्योंकि 9 बार की जीती हुई सीट है, दलित सीट है। और अयोध्या की सीट के जीतने के कारण ही आपको याद होगा कि लोकसभा में अवधेश प्रसाद जी अपने अखिलेश यादव के बगल में बैठाए जाते हैं, भाजपा को दिखाने को कि देखो वहां से हम जिता लाए। आप भावनात्मक को समझिए, हम इसको कहते हैं वहां बैठा के चिढ़ाते रहे हैं अवधेश वो अखिलेश यादव कि देखिए अवधेश को हम जिता ले, तुम कहाँ राम भक्त बने हुए हो। तो अब ये भी कोशिश करे, भाजपा कोशिश करेगी कि हम मिल्कीपुर सीट जीत जाए, वो कहे देखो वो जिता लेंगे लेकिन देखो ये हमने छीन ली, जो 9 बार से होती है। और चुनाव इसी ढंग से लड़े जाते हैं। एक सीट है तो जाहिर है अगर सपा भी पूरी ताकत लगाएगी और भाजपा भी लगाएगी। लेकिन एक और दिक्कत है, आजकल हर चुनाव में जनता में कहने लगे कि नहीं राजीव कुमार भी चुनाव लड़ते हैं, तो उनका भी कुछ ताकत रहती है, पता नहीं कि लगती कि नहीं लगती, मैं उस पर नहीं कह सकता, लेकिन ये चर्चा रहती है कि राजीव कुमार भी चुनाव लड़ते हैं। तो अब देखना होगा कि क्या स्थिति होती है, चुनाव घमासान होगा। अभी कल ही अनाउंस हुआ, अब हम लोग अभी उस एरिया में गए भी नहीं, निकलेंगे 1-2-3 दिन में, तो अगली बार जब आपसे बात करेंगे तो बताएंगे फिर कि क्या किस लेवल पर लड़ाई हो रही है। लेकिन लड़ाई तो है और तगड़ी लड़ाई है और दोनों के लिए प्रतिष्ठा के प्रश्न है। जी तो दोनों की ही प्रतिष्ठा का प्रश्न है। एक प्रतिष्ठा विरासत को संभालने की है और विरासत भी दोनों के लिए अलग अलग मायने में है। एक बार लगातार जीत का रिकॉर्ड है और दूसरी तरफ सत्ता हासिल करने की लालसा, इच्छा और कहीं ना कहीं सत्ता में एक संदेश देने का यहाँ पर प्रयास भी है। योगी आदित्यनाथ के प्रयासों में पूरी कैबिनेट लगी हुई है, जैसा कि विपक्ष कह रहा है। अपर्णा दीक्षित जी, जातिगत गणित आपने पूरा एक एक करके आंकड़ा बताया, लेकिन तमाम वरिष्ठ लोग जिनको आप सुन रही हैं और जो उत्तर प्रदेश की सियासत को बखूबी समझते हैं, उनका आकलन, उनका विश्लेषण और फैक्ट शीट, उनका आकलन ऐसे ही हवा में नहीं है, तथ्यों पर आधारित है। तो तथ्य जो है, फैक्ट शीट जो है, वो आपके पक्ष में नहीं है। देखिए, ये भले ही हो सकता है, इतना कई दफा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है कि कई समय से, बहुत समय से ऐसा हुआ है कि समाजवादी पार्टी के कब्जे की जो सीट थी वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आई। लेकिन इसको ऐसे नहीं नकारा जा सकता कि मिल्कीपुर को अगर हम 9 बार से ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो हम इस बार भी नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसे लेती हूँ कि अगर हम पिछला उपचुनाव देखें तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से भारी बहुमत से हम लोगों को विजय प्राप्त हुई और हम 7 सीटें जीते। तो क्यों हम इस तरीके से नहीं लेंगे? हम तो लेंगे ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल्कीपुर सीट भी उन्हीं सीटों की तरह है। आप भले ही कहें, देखिए आकलन करने के लिए तो कह सकते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल्की सीट नाक का बाल है। नाक का बार हमारे लिए वो हर सीट है जिस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम उसी तरीके से लड़ते हैं। और माननीय शीर्ष नेतृत्व भी यही मानता है कि वो हर सीट नाक का बाल है, क्योंकि हम जनता को जागरूक करने के लिए योजनाएं चलाते हैं, उनको लाभान्वित करने के लिए योजनाएं चलाते हैं। माननीय प्रवक्ता महोदय ने कहा, डॉक्टर साहिबा ने, कि हम धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। महोदय, आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम जाति की राजनीति करते हो तो एक योजना भारतीय जनता पार्टी की ऐसी बता दीजिए जिसमें कि ऐसा लिखा हो कि हम ये लाभान्वित सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को या इस जाति को देंगे। आप तो सीधे तौर पर खुले मंचों से कहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी कि हम पीडीए का लाएंगे और हमारे लिए बाकी समाज कुछ नहीं। तो हम ऐसा तो नहीं कर रहे, हमारी योजनाओं में ऐसा नहीं। सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाले जो हमारे मुस्लिम भाई बहन है, सबसे ज्यादा आयुष्मान योजना का लाभ उठाते हैं। सबसे ज्यादा आप देखेंगे अस्पतालों में जाके देखेंगे, सबसे ज्यादा भीड़ वही माननीय मुस्लिम समाज के लोगों को देखेंगे और बाकायदा लाभ उठाते हैं। तो ऐसा तो कहीं नहीं है कि हम धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। ये तो गलत तरीके से बताया गया, हर डिबेट में ये हर गलत तरीके से बताया जाता है कि हम धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। हमारे लिए मिल्कीपुर सीट जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही अन्य सीट भी महत्वपूर्ण है। रही बात कि हमें चिढ़ाने वाली बात है कि वहां पर अवधेश प्रसाद यादव को बैठा के चिढ़ाया जाता है। देखिए, भगवान देख रहा है, अगर ये इतना अहंकार दिखाएंगे तो वो तो सब देख रहे हैं और जनता को भी ये दिख रहा है कि किस प्रकार से अहंकार दिखाया जा रहा है उस सीट को लेकर। तो मानिए, आप बस चिंता मत कीजिए, ये अहंकार जनता जनार्दन है ना, वो दूर कर देगी। आपका बहुत समय नहीं लगेगा, बस आपको ये सुनिश्चित करने की देर है कि ये उपचुनाव पर नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। और जैसे
एक बहुत बड़ा इतिहास लिखा था उपचुनाव में, और आने वाले 27 में भी आप देखेंगे सब लोग कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल मैच है, तो आप देखिए फाइनल मैच में भी यही होगा। फाइनल मैच अभी अहंकार दूर को है, तोड़े अभी रुकिए। की जनता ये जनार्दन एक और मिल्कीपुर की भारतीय जनता सीट पार्टी कम की से सरकार कम बनेगी। फाइनल मैच नहीं हो सकती नहीं तो मिल्कीपुर सीट का भी अपर्णा यही है। जी। लेकिन धर्मेंद्र कुमार जी, दोनों वरिष्ठ मेहमानों की बात ने आपका उत्साह तो जरूर बढ़ाया होगा। समाजवादी पार्टी के पक्ष में इस वक्त इतिहास है, लेकिन अभी वर्तमान से भविष्य की तैयारी हो रही है। वर्तमान हालात जो हैं उसमें पार्टी की तैयारी, कांग्रेस के साथ आपकी जो ट्यूनिंग है इस वक्त, इस दौर में, क्योंकि स्टेट में इलेक्शन है तो अलग है, सेंटर के इलेक्शन है तो अलग है, कांग्रेस कितनी मदद इस वक्त समाजवादी पार्टी की करती दिख रही है उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में, मिल्कीपुर पे? देखिए सुधा जी, जहां तक कांग्रेस के साथ का है, इंडिया गठबंधन में हम लोग हैं, और हमें जिस तरह से उपचुनाव में कांग्रेस ने एक तरफा हमारे लिए सीटें छोड़ दी थी, मिल्कीपुर उपचुनाव में भी कांग्रेस हमारे साथ है। सवाल उससे बड़ा यह है कि मिल्कीपुर के लोग, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जाते हैं वोट मांगने, तो उनसे कह रहे हैं कि हमको जो है मुआवजा प्रॉपर नहीं मिला, उस पर इनके पास जवाब नहीं है, नौजवानों के रोजगार पर जवाब नहीं है, सड़कें खत्म करने, गड्ढे की बात करें, तमाम जगह सड़कें नहीं बनी, जो सड़कें हैं गड्ढों पे, उस पर सवाल है। तो जो किसानों की इन्होंने किसानों के प्रति वादा किया था, चाहे गन्ना किसानों को भुगतान की समस्या रही हो, चाहे उनकी आय दोगुनी करने की बात रही हो, हमारी महिलाओं को 2 सिलेंडर मुफ्त देने की बात इन्होंने त्योहारों किया था, तो ये जो स्कूटी देने की बच्चियों की बात किया था, इन सवालों के जवाब नहीं है, उसी का फीडबैक सरकार को है। इसीलिए लगातार मिल्कीपुर उपचुनाव से सरकार भागती रही है। देखिए, चुनाव में ग्राउंड पर कोई भारतीय जनता पार्टी लड़ाई नहीं है। सुरेंद्र दुबे जी भी और हमारे प्रमोद जी दोनों लोग सही कह रहे थे कि जो कुछ लड़ाई है वो सरकार की और तंत्र की है। वो किस तरह से वहां किस विधि से चुनाव लड़ते हैं, असली लड़ाई उनकी उसी पर आधारित है। क्योंकि जनता में तो कुछ है नहीं, उसका फीडबैक मुख्यमंत्री जी को भी है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी है, जिसका परिणाम भी दिखता है कि अभी तक कैंडिडेट तक भारतीय जनता पार्टी घोषित नहीं कर पाई। दूसरे, हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथी जो है जाति और धर्म पर बड़ा ज्ञान दे रहे थे। अरे भाई, दो अहंकार किसका है? पूरा देश देख रहा है किस तरह से देश में की सत्ता पर बैठे 2 लोगों ने पूरी पार्टी को और पूरे देश को हाईजैक कर रखा है। मनमानी फैसले लेना, जेपीसी की मांग करके संसद बाहर रह रहे। मालूम है पिछले लोकसभा में 246 सांसदों को 246 टाइम्स एमपीज को सस्पेंड कर दिया लोकसभा से। उससे महत्वपूर्ण भाई जात, अगर अपने नेताओं को आप सुन लेती तो खुद ही जो है आप इस तरह बयान न देते। आप देखिए किस तरह से उन्होंने कपड़ों से किसको पहचानते हैं, किसको कहते हैं पाकिस्तान चले जाए, जाता बच्चा। अरे सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, बिल्कुल जवाब दीजिएगा, मैं ध्यान सुनूंगा। सुन लीजिए, आप नहीं, ज्ञान मत अरे दीजिए गलत बात महोदय, है, मुझे नहीं पता सवाल है। उठाया। नहीं, मुझे फिर अरे समय भाई दीजिएगा मीना जी जी, 10 सेकंड का, मीना क्योंकि ये जी, आरोप लगाते हैं तो उस पर सब लगा मीना जी बीच बोलना में कहिए पड़ता है ना फिर। बोले, मुझे समय दीजिएगा 10 नहीं सेकंड, आप बीच में ना बोल लीजिए। बोलिएगा, बीच में मत बोलिए, आप बिल्कुल जो बोलना हो बोलिएगा, हम सुन रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री जी कपड़े पहचानते हैं, किस वर्ग को किसकी औलादे बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी खुदाई कराते हैं, एक वर्ग को टारगेट दिखाते हैं। संसद के अंदर अपने मंत्रियों की जांच, सबसे बड़ी चीज लोकसभा में पहली बार हुआ होगा कि कोई प्रधानमंत्री खड़ा होकर के अपने मंत्रियों की जांच बताता है। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ उत्तर, नहीं बिल्कुल। और हम हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जाति समीकरण बताने से उनका शुरुआत ही हुआ। हम पीडीए की बात करते हैं, किसी को उंगली नहीं दिखाते हैं। अंत्योदय की बात, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिलाएं, अगलों के नहीं, अगर इनको जो समाज से दबे तबके मीना हैं, जी, मैं आकलन कर रही थी सीट का, किसी के पास इतने आंकड़े नहीं हैं तो बता देते। मैंने तो अपना पक्ष रखा था, आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है आंकड़ों से? ये आंकड़े थे, जातीय समीकरण नहीं था ये। उनकी बात कर, उस पर आप कायम रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला उसको आपको स्पष्ट करने की अब आवश्यकता नहीं है। उनकी बात करने पे भाजपा जी, धर्मेंद्र जी विधानसभा तक रहते हैं, पीडीए भी जातिगत आधार से ऊपर कुछ है नहीं। कुल मिला के एक लाइन में बात को मीना जी, नहीं हम ये कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए। देश बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जो मुख्य धारा से पिछड़े रह गए उनकी बात करना कहाँ से गलत हो जाता है? उसमें पहले जात के आधार पर हम लोग ने, हम ये कहते हैं समाज के सारे लोगों को लेकर पीडीए की बात करना गलत है या जातिगत वोट बैंक का गणित अपने पास रखना गलत है, ये तो कोई तय करने का अधिकार हमें है ही नहीं। हम चर्चा सीधे ये कर रहे हैं कि इस वक्त डॉक्टर सुधा मिश्रा, मैं आपके पास आ रही हूँ, कैंडिडेट्स जब आप नजर डालती हैं
तो मजबूत कैंडिडेट की कितनी भूमिका होगी इस चुनाव में मिल्कीपुर में? भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट भी नहीं घोषित कर पाई है। जी सॉरी डॉक्टर सुधा मिश्रा। मीना जी देखिए, जैसा कि हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने जो बात कही कि नाक के बाल का सवाल है भाजपा के लिए, और कल ही जो अनाउंसमेंट हुई 6 मंत्री पहुंच चुके हैं। अब पूरी सरकार भी बैठ जाएगी, ये भी आप भी जानती हैं, क्योंकि उनको उनके नाक का सवाल है, और नाक के बाल को हम लोग खींच के कैसे ले आएंगे ये भी दिखाएंगे आपको, क्योंकि अवधेश जी ने बहुत ही उम्दा तरीके से, क्योंकि पिछले हमारी बहन ने कहा कि धर्म की राजनीति, अरे भाई आप लोग बोल के करते हैं, आप मानते क्यों नहीं इस बात को? इसमें न मानने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन गोपाल दास नीरज जी ने बहुत अच्छी बात कही थी अपर्णा बहन, वो हम सबके फायदे की है, कि जब तक मस्जिद होंगे मुश्किल में इंसान रहेगा। अपने इंसान को जो बांटा है ना, ये बहुत मुश्किल बात है अपने देश के लिए। कभी गंभीरता से सोचिएगा, आपको समझ में आएगा कि जिसकी बात होनी चाहिए बात उसकी होती ही नहीं है। रसूखदार लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम पीछे होते जा रहे हैं। तो जो बातें हैं इंसानियत की ना, उसको होने दिया करिए आप लोग। तो सच में चाहे मिल्कीपुर सीट हो, चाहे लखनऊ की सीट हो, सरकार के 4 मंत्रियों को नहीं बैठना पड़ेगा, काम करेंगे, सब पे करेंगे, सब आपको मतदान करेंगे। नहीं कर रहे हैं इसलिए 4 मंत्री 6 मंत्री आप भेज रहे हैं, काम करिए ना, कौन मना करता है? सरकार में आप लोग, उसके बाद भी आप लोग ऐसी बातें करते हैं, तो सच में शर्मसार करने वाली बात है। डॉक्टर सुधा मिश्रा, मेरा सवाल आपसे ये था, कैंडिडेट इतना अहम होगा, कितनी भूमिका होगी नाम की कैंडिडेट के, या फिर दोनों दलों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा जिसमें कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सहयोगी के रूप में होगी? देखिए, चुनाव तो ये गठबंधन और भाजपा के साथ का ही है, और हम इसमें जीत रहे हैं। मुझे पता है कि जिस तरह से अवधेश जी ने काम किया हुआ है, और जिस तरह वो जीतते आए हैं। प्रमोद जी, कैंडिडेट कोई बड़ी भूमिका में होगा इस चुनाव में, या जिसको उतार दिया बस दोनों राजनीतिक दल, खास करके समाजवादी पार्टी और बीजेपी, आमने सामने चुनाव वही लड़ेगी? मीना जी, निश्चित रूप से ऐसा ही होगा, इसमें कोई दुविधा मुझे नहीं नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस गठबंधन के साथ है। ये बात अलग है कि दिल्ली में या महाराष्ट्र में यहाँ वहाँ वो कांग्रेस गठबंधन से बाहर भी आ जाती है या निकल जाती है, लेकिन यहाँ कांग्रेस की अपनी मजबूरी भी, उसके पास कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं हुआ, लड़ा के क्या करेंगे? तो वहां जो भी वोटों का नुकसान होगा उसमें भाजपा को लाभ मिलेगा, तो वो कांग्रेस की आलोचना होगी, और जीतने वाला प्रत्याशी है नहीं। तो मुझे लगता है कि इन्हीं दोनों के बीच में होगी, निश्चित रूप से होगी, और तीसरा कोई प्रत्याशी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन एक चीज और, कि ये जो संविधान का मामला था ना, वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी वहां अपने मतदाताओं को, वहां के लोगों को जागरूक करने के लिए, अभी जैसा सुरेंद्र जी ने कहा कि अब हम लोग जाएंगे, आप 2-4 दिन के बाद हम लोग जाएंगे, एक दौरा करेंगे, वहां देखेंगे कि क्या नजारे हैं। लेकिन वहां पूरी तरीके से वो संविधान के मुद्दे को अभी भी बनाए हुए हैं, और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों के मुखालिफ है या दलितों के साथ नहीं खड़ी है, ये संदेश देने की कोशिश कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही है अपने विकास के नाम पर और अयोध्या के उसके नाम पर, ये सारी चीजें, ये तो राजनीति के हिस्से हैं, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन जहां तक मीना जी जातिगत राजनीति की बात है, देखिए मैंने पहले भी कहा और ये अब भी कह रहा हूँ, आप कोई भी राजनीतिक दलों उठा के देख लीजिए, मतलब पिछले 3 दशक में के जो भी राजनीतिक दल हैं उनकी सरकार आई है, तो वो उसके सारे मंत्रिमंडल जातिगत आधार पर बनते हैं, अधिकारियों की पोस्टिंग जातिगत आधार पर होती है। तो फिर ये बात क्यों कहते हैं कि अब जातिगत नहीं और जाति से समाज टूटेगा जानते हुए भी, लेकिन काम वही करते हैं। तो ये तो फिर राजनीतिक झूठ का मतलब एक पराकाष्ठा कह लीजिए कि है, कि मतलब ये भी लोक राजनीति। जाति की बात कर रहे हैं, सुरेंद्र दुबे जी के पास अगला सवाल लूंगी प्रमोद जी, कि किस जाति का कैंडिडेट यहाँ पर ज्यादा संभावनाएं लिए हुए हैं? सुरेंद्र दुबे जी, हम न्यूज़ 24 पर धर्म और जाति को लेकर इस देश को बांटने वाली चर्चा से हमेशा बचते हैं, लेकिन कभी कभी आप तमाम प्रयासों के बाद भी बच नहीं पाते। इसलिए मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ हमारे दर्शकों के लिए कि क्या ये सीट, जैसा कि आप सभी कह रहे हैं, जातिगत समीकरणों से बच नहीं पाएगी, तो ऐसे में कैंडिडेट कौन उपयुक्त होगा दोनों राजनीतिक दलों के लिए? सुरेंद्र दुबे जी। देखिए,
अवधेश प्रसाद जी लंबे अरसे तक जीते, तो जाहिर है उनकी जात का वहां वर्चस्व होगा। और राजनीति में चूंकि झूठ बोलना पाप नहीं होता है, इसलिए हर राजनीतिज्ञ झूठ बोलता है कि हम जात की राजनीति नहीं करते। अच्छा, जात की राजनीति नहीं करते तो आंकड़े किस बात के लिए रखते हैं कि मुसलमान वो क्या कहते हैं, चमार इतने हैं, पासी इतने हैं और बैकवर्ड, किस लिए रखते हैं आंकड़े? गुल्ली डंडा खेलने के लिए रखते हैं। और भाई जब आंकड़े रखते हैं तो जाहिर है उसी के आधार जी पर राजनीति करते हैं। ये दोनों पार्टियां करती, लेकिन इस देश में मतलब हमने कहा ना कि मैं आपको नया शब्द दे रहा हूं कि पॉलिटिक्स के लोगों को झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है, इसलिए उनका जो झूठ बोलना है हम लोग क्षमा कर देते हैं कि ठीक, बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, तुम बोलते रहो। बात यह है कि देखिए, अभी आपने कहा कौन कैंडिडेट, देखिए उधर से अवधेश प्रसाद के लड़के को टिकट ऑलरेडी दे रखा है। अब सिर्फ बीजेपी को अनाउंस करना है कि कौन लड़ेगा। तो एक जगह तो टिकट अनाउंस है ऑलरेडी, अब वो काम भी कर रहे हैं, और इधर पूरी सरकार लड़ेगी। तो जो भी लगेगा कि उस जातिगत इक्वेशन में कौन चमार के वोट काट सकता है, कौन पासी के वोट काट सकता है, उसी आधार पर पूरी लड़ाई होगी। और हम जाति की पूरी निंदा करते हैं, जातिगत राजनीति की, लेकिन जातिगत राजनीति हम रोक पाने में अक्षम है फिलहाल। अगर कभी सक्षम होंगे तो हम लोग फिर उस पर चर्चा करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि ये एक सीट पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत की धुरी बनी हुई है, नाक का सवाल बनी हुई है समाजवादी पार्टी के लिए भी और सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए। योगी आदित्यनाथ इस नाक का बाल बनी हुई सीट को कैसे बचाते हैं, इसको लेकर आक्रामक अंदाज में मंत्रियों की टीम पहुंच चुकी है। अब उम्मीदवार कौन बनता है, किसके नाम की घोषणा बीजेपी करती है, किस पर दांव लगाया जाता है और वो कितना वहां पर कारगर होता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।